Hi guys, I hope now Slutsky and endowment is very clear. The next chapter is intertemporal. So intertemporal actually is just like buying and selling. There is hardly any difference. The only difference is of the terms and the basically the terms and the variables actually, for the lack of a better word. But rest all everything is the same. So before I start with the chapter, I want to talk about something called a present value and a future value. So let's suppose you have 100 rupees today. ये 100 रुपये आपको 5 यूनिट्स ऑफ एक्स बाय कर सकते हैं. तो अगर आप ये पैसा आज कंज्यूम नहीं करोगे और आप इस पैसे को सेव करोगे, सो दिस मनी इज गोइंग टू अर्न सम इंटरेस्ट. This money is going to earn some interest in the future for the future. So that becomes my future value. So 100 रुपये की जो आज वैल्यू है वो फ्यूचर में उस 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं रहती है, उसकी वैल्यू बढ़ के 100 × 1 + R हो जाती है. Why do we say this? Because assumption ये होती है कि जब कोई सेव कर रहा है, that doesn't mean that you just put the money in your locker in your home and forget about it. That's not what savings are. Savings are you put the money in a bank, you put the money in an investment, in a bond, in something which fetches you some sort of a rate of interest. Na? That is how the financial world functions, which is why 100 rupees that you give up today, 100 rupees that you save today, the 5x units that you do not buy today, should, but the point is कि अगर आप ये 100 रुपये आज 5x आपको खरीद के दे रहा है, अगर आप ये 100 रुपये, तो इसका मतलब आप ये 5x जो है जो आप खरीद सकते हो आज, आप इसको गिव अप कर रहे हो. आप इसको गिव अप क्यों करोगे? व्हाई वुड यू गिव अप एनी अमाउंट ऑफ कंजम्पशन? यू विल गिव अप एनी अमाउंट ऑफ कंजम्पशन टू इंश्योर दैट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है फ्यूचर में. अगर मेरे पास फ्यूचर में भी वो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स ही मैं खरीद पा रही हूँ, तो मुझे सेव करने का फायदा क्या है? व्हाई वुड आई वांट टू सेव? Like for example, today, if let's say I can, buy, let's say with my money I can buy 5 chairs. I would really want to buy 5 chairs. When I save that money, I say, let me not buy these 5 chairs today. ये वाली 5 चेयर्स मैं खरीदूंगी 1 साल बाद. अब 1 साल के लिए मुझे वो 5 चेयर्स की ज़रूरत थी और मैंने नहीं खरीदी. इसका मतलब आई एम गिविंग अप सम यूटिलिटी. आई एम गिविंग अप सम यूटिलिटी फ्रॉम दैट मनी दैट आई कुड हैव गॉटन. है ना? तो इससे किस लिए गिव अप कर रही हूँ वो यूटिलिटी? ताकि मुझे कुछ फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिले ना. दैट एक्स्ट्रा इज द 1 + R. अगर मुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं, तो मैं आज अपनी कंजम्पशन को गिव अप क्यों करूँगी? सो द प्रेजेंट वैल्यू is always lesser than future value. जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हो, then you multiply things with 1 + R. एंड जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हो, then you divide things by 1 + R. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू से कम होती है. तो अगर मैंने आज 100 रुपये गिव अप करे, तो फ्यूचर में मुझे 100 × 1 + R मिलेंगे. अगर मुझे आज बोरो करना है, तो मैं ये बोलूँगी, अगर मुझे आज बोरो करना है तो मुझे उसको कल रीपे करना पड़ेगा. सो इफ आई एम बोरोइंग टुडे, आई विल हैव टू रीपे इट टुमारो. जब मैं उसको रीपे करूँगी, तो मैं उसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करूँगी. विच मीन्स दैट अगर मुझे फ्यूचर में लगता है कि मेरे पास 100 रुपीज़ की इनकम होगी जिसको मैं रीपे कर सकती हूँ, ओके, सो आई एम बोरोइंग सम मनी टुडे जो मुझे फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा. जब जिस पीरियड में मुझे रीपे करना पड़ेगा, उस पीरियड में मुझे लगता है मेरे पास 100 रुपये की इनकम होगी जिससे मैं रीपे कर सकती हूँ. सो मेरे पास कैपेसिटी है 100 रुपीज़ रीपे करने की इन द फ्यूचर. सो कैन आई बोरो 100 रुपीज़ टुडे? नो, क्योंकि 100 रुपीज़ जो मैंने फ्यूचर में रीपे करने हैं, दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑल्सो. तो अगर मैंने आज एक्स बोरो करा, तो एक्स के ऊपर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. वो सब कुछ दे के मैं मैक्सिमम कितना रीपे कर सकती हूँ फ्यूचर में? 100. तो मैं आज कितना बोरो कर सकती हूँ? 100/1 + R. Which is why when we say that present value is going to the future, we are saving, we are increasing our money by 1 + R. अगर हम फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आते हैं, तो हम बोरो कर रहे हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. विच इज वाई वी आर पेइंग और वी रिड्यूसिंग आवर मनी विद 1 + R. This is the concept of present and the future value. Let us now talk about borrowing and lending. Very basic stuff I'm talking about right now. इसको हम concepts में next few videos में लगाएंगे.
मैं ये बोलती हूँ कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, लेट्स से वो 0 है, एंड लेट अस से बोरोइंग इज नॉट पॉसिबल. Borrowing is not possible. The only thing possible is lending. So अभी जो हम चीज़ें EMI पे लेते हैं ना, उसको borrowing बोलते हैं, वो possible नहीं है. हम सिर्फ अपना मनी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रख सकते हैं. तो मैं क्या लूँगी दो एक्सिस पे? On the two axes we take the present consumption, which is let's say C1, and the future consumption, which is let's say C2. आज मैंने प्रेजेंट में M1 अर्न किया और मुझे फ्यूचर में लगता है मैं M2 अर्न करूंगी. सो M1 M2 फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर बिकम्स माय एंडाउमेंट. मेरे पास ये तो ऑलरेडी इनकम है ना. M1 in the present and M2 in the future is the income that I already have. M1 in the present and M2 in the future is the income that I'm already earning. सो अगर मैं प्रेजेंट में कंज्यूम करना चाहती हूँ, C1 मेरा कंजम्पशन है प्रेजेंट का, तो C1 क्या है? C1 कैन मैक्सिमम बी इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू M1, मीनिंग आई कैन कंज्यूम एज मच एज M1 टुडे. बोरो तो मैं कर ही नहीं सकती. मैंने आज 100 रुपये अर्न किए, मेरी कंजम्पशन मैक्सिमम 100 रुपये हो सकती है, मैं बोरो तो कर ही नहीं सकती ना. दैट्स व्हाट आई सेड, माय असम्पशन इज बोरोइंग इज नॉट पॉसिबल. और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी कंजम्पशन को 0 करके सारा का सारा 100 सेव कर सकती हूँ. 10 करके थोड़ा सा मतलब 90 को सेव कर सकती हूँ. 20 कंजम्पशन करके 80 को सेव कर सकती हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट हैपेंस if I do not consume anything in the present, then I get M1 plus M2 for the future as a consumption. अगर मैं आज 100 रुपये अर्न कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करती, मैं सारा का सारा सेव कर लेती हूँ. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 0 है, मैंने आपको दिया, आपने मुझे फ्यूचर में 1 साल बाद 100 के 100 वापस कर दिए. तो मेरे पास फ्यूचर का कंजम्पशन कितना होगा? M2 plus the 100 that I earned in the first year and I did not consume. We join these 2 points. This becomes my budget line. क्यों? जितना मैं M1 आज कम कंज्यूम करूंगी, उतना मुझे C2 ज़्यादा मिलता जाएगा. जितना मेरा C1 कम होता जाएगा, उतना मुझे C2 ज़्यादा मिल जाएगा. This budget line represents all the possibilities of the consumption. This budget line represents all the possibilities of the consumption. Now, let's say rate of interest is still 0, बट हम बोरो भी कर सकते हैं और हम लेंड भी कर सकते हैं. तब क्या होगा? लेट्स से मेरा जो एंडाउमेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है. जब हम लेंड कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली बजट लाइन आती है, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 0 है. सो अगर मैं M1 अर्न कर रही थी प्रेजेंट में और M2 अर्न कर रही थी फ्यूचर में, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन आई कैन हैव इन द फ्यूचर इज M1 plus M2, राइट. Now what is happening? R is 0 but I can borrow. मतलब मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में 200 रुपये अर्न कर रही हूँ, उन 200 रुपये के अगेंस्ट में बोरो कर सकती हूँ. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0 है, मतलब अगर मुझे फ्यूचर में मुझे पता है मैं 200 अर्न करूंगी, तो आज मैं 200 ही बोरो कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पे ही नहीं करना. Which is why this line will also start forming. What is this line? This line is representing that I am borrowing money. This line from this point to this point is representing that I am lending money. Since the rate of interest is 0, the maximum points available on the two axes are M1 plus M2. M1 plus M2, right? Now let us take the case where R is not equal to 0. Rate of interest 0 नहीं है. फिर क्या होगा? फिर जो मेरी कंजम्पशन है फ्यूचर के अंदर, वो मैक्सिमम जो मैं इनकम अर्न करूंगी फ्यूचर के अंदर वो, प्लस अगर मैं M1 को बिल्कुल भी कंज्यूम ना करूं, या M1 में से जो मैंने कंज्यूम कर लिया जो बचा, सो M1 वाज माय 100, C1 इज 40, तो मेरे पास बचा कितना? 60. इस 60 को भी तो मैं लेंड करके फ्यूचर में कंज्यूम कर सकती हूँ ना. C2 इज द फ्यूचर इनकम. अब मैं फ्यूचर में कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं M2 तो कंज्यूम करूंगी जो मैंने फ्यूचर में अर्न करा. जो मैंने प्रेजेंट में अर्न करा, उस प्रेजेंट की अर्निंग में से जो कंज्यूम करके मेरे पास बचा, उसको भी तो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ फ्यूचर में. सो दिस बिकम्स माय 1 plus R. उसको प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट को. दिस बिकम्स माय बजट लाइन इक्वेशन. दिस बिकम्स माय बजट लाइन इक्वेशन, राइट. ऐसे ही मैं बजट लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ C1 से, मतलब प्रेजेंट से. तो ये मेरा बजट लाइन की इक्वेशन है फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में. अब मैं बजट लाइन की इक्वेशन निकालूंगी प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में. मेरा जो आज का कंजम्पशन है
आज मैं जो अर्न कर रही हूँ वो तो मैं कंज्यूम कर ही सकती हूँ, जो मैंने फ्यूचर में अर्न करा और उसके से मैंने जो फ्यूचर में कंज्यूम नहीं किया उसके अगेंस्ट मैं आज बोरो कर सकती हूँ, क्योंकि बोरो कर रही हूँ तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस आर, राइट। सो इन दीज टू बोथ द केसेस जो मेरी बजट लाइन आ रही है ना वो एग्जैक्टली द सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, but it is exactly the same. M2, M1 are same. C1, C2 that we get from this equation are also the same. The budget line that we get from this equation is the same, right? So when we draw the diagram, how is my diagram going to look? R is the same, na? So my diagram will still look like this, na? This is endowment. M2, M1. This is endowment. The slope is minus 1 plus R. The slope is minus 1 plus R. You want to find out this value? This is M1 plus M2 upon 1 plus R. Everything in the present. This is M2 plus 1 plus R into M1. Everything in the future. Alright, so this was what the budget lines was. Now, let us add ICs to this. So, मेरे पास ये budget line है. This is my, let's say, endowment. So I have M1, I have M2. I'm not marking the rest of the things because you already know them. कि यहाँ पे point क्या आएगा, यहाँ पे point क्या आएगा. Now, if the consumption point is E0, this is my endowment. If my consumption point is E0, that means E0 is on the left of endowment. Then क्या हुआ, मैं अपना consumption इतना कर रही हूँ. So I'm consuming this much out of this much income. My income is more than my consumption ना. मेरी income है M1 जिसमें से मैंने consume किया C1, which means my consumption is less than my income, which means I am a net lender. I am a net lender. So in this portion I am a net lender. So मेरा IC जो है वो यहाँ पे tangential है. I am a net lender. Similarly, अगर मेरे पास सेम तरीके की बजट लाइन है, I have M1, M2, C2, C1. Now my IC is such that it is tangential here. Then what is happening? मैं यहाँ पे अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ. मैं यहाँ पे अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, which means I'm a net borrower. I'm a net borrower. सो नेट लेंडर या नेट बोरोअर हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम का देखते हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंट टाइम में अगर नेट लेंडर हैं तो हम फ्यूचर के बोरोअर ही हैं, बट वी डोंट सी इट लाइक दैट. इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग इन आवर हेड्स, यू नो. सो वी से दैट हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम का देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में नेट बोरोअर है कि वो प्रेजेंट टाइम में नेट लेंडर है. सो दिस इज योर बेसिक ऑफ इंटरटेम्पोरल. हम नेक्स्ट वीडियो में ना स्लत्सकी करेंगे. स्लत्सकी हम एंडाउमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट. सो बिफोर आई एक्चुअली introduce you to that in the next video, let me also talk about what happens when R rises and what happens when R falls. So ये मेरी budget line है, ये मेरा endowment है. So I have M2, I have M1. This is M1 plus M2 upon 1 plus R. This is M2 plus M1 into 1 plus R. The slope is minus 1 plus R. So what happens when R rises? When R is rising, then, and think about it logically first. When R is rising, जब rate of interest बढ़ जाता है, तो same amount जो आपको available है future में, उससे आप जो आज borrow कर सकते हो, वो कम हो जाता है ना? So when R rises, you see R is rising in the denominator here. जब R denominator का rise करता है, तो पूरा का पूरा value fall कर जाता है, which means this entire thing falls, right? And this one here, when R is rising, then the numerator is rising only. Numerator is rising, matlab this entire thing will increase, which means that when R rises, then my budget line swindles. Obviously, endowment will be a part of that, ना? आपका endowment थोड़ा ना shift हो रहा है. आप M1 M2 पे अगर हो तो M1 M2 पे तो हमेशा रहोगे ही ना, क्योंकि M1 M2 जो है, if your C1 C2 is equal to M1 M2, that you're neither a lender nor a borrower, and that point is the only point which is affordable, whether R increases or decreases. मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपकी इनकम है 100, 150,
तो ये तो आपकी इनकम 100, 150 रहेगी ही ना। जब आर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा तो आपको तब फर्क पड़ेगा जब आप बोरो कर रहे हो या जब आप लेंड कर रहे हो। अगर आप बोरो या लेंड दोनों में से कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपका एंडाउमेंट तो उतना ही रहेगा, यू नॉट बिकमिंग रिचर और पुअरर, you still have the same amount of money, right? So this is how my budget line swindles. So my budget line swindles from AB to A1 B1, from AB to A1 B1. Now remember हमने net seller net buyer का perspective किया था endowment में, यहाँ पे भी same ही चीज होगी. All right? So what happens when R rises? Let's suppose initially the person is here, E naught. So if he's at E naught, that means he is a net lender. At E naught, he's a net lender. नेट लेंडर है और आर इंक्रीज करता है तो क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है, जैसे लेबर सप्लाई में था ना. सो व्हेन आर राइजेस, each money that a person is consuming, he is not saving. So each money that he is consuming and not saving, वो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लूज कर रहा है ना. So जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, then the opportunity cost of consumption increases. So I'll repeat myself. Every time he consumes, he doesn't save. So हर एक consumption का opportunity cost क्या है? R. So when R increases, then opportunity cost of consumption increases. When opportunity cost of consumption increases, आप consumption को कम कर दोगे, C1 will fall. Right? Again, also when R increases, then what happens? When R increases, then by saving the same amount as before, you can now you are now earning more. By saving the same amount as before, you're now earning more. If you're earning more, then automatically आप क्या करोगे? Income increases, you will increase the consumption. तो इसके हिसाब से कंजम्पशन फॉल कर रहा है, इसके हिसाब से कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है. सो वेदर कंजम्पशन विल इंक्रीज और फॉल, वी डोंट नो. वेदर C1 विल इंक्रीज और फॉल, वी डोंट नो. तो हमें पता है E नॉट यहाँ पे है, तो हमें ये नहीं पता C1 इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, राइट? बट वी डोंट नो दैट. बट वी डू नो कि अगर वो नेट लेंडर था, देन फ्रॉम रिवील प्रेफरेंस वो नेट लेंडर ही रहेगा. So E1 will be on this particular segment only. But वो इस particular segment की E1 जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, हमें नहीं पता. अगर वो 0.1 पे है तब हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाज इक्वल टू इनकम इफेक्ट, तभी तो हमारा C1 ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ. C1 इंक्रीज करने का मतलब है वो 0.2 पे है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, C1 इंक्रीज करने का मतलब जो है वो 0.2 पे है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो लेस देन इनकम इफेक्ट है. और अगर वो 0.3 पे है तो C1 फॉल कर गया ओवरऑल. दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर दैन इनकम इफेक्ट, राइट? सो जब वो नेट लेंडर है और आर इंक्रीज करता है तो उसमें मैंने दो चीजें बोली हैं. आई एम सेइंग टू थिंग्स. वन इज योर एंटायर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट एनालिसिस व्हिच सेज दैट C1 may rise or may fall. Two is when he is a net lender, does he remain a net lender or become a net borrower? He remains a net lender. वो आपको लॉजिकली भी पता है. आप पैसा सेव कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, आप पैसा सेव ही करोगे ना, कम करोगे या ज्यादा करोगे, बट सेव तो करोगे ना, राइट? सो सिमिलरली यू कैन डू द अदर एनालिसिस आल्सो, लाइक व्हेन ही इज अ नेट लेंडर एंड आर फॉल्स, देन व्हाट हैपेंस? क्या है? वो नेट लेंडर है, मतलब ये मेरा एंडाउमेंट है तो वो यहीं पे ही है. ही इज अ नेट लेंडर. E नॉट इज हियर, ही इज अ नेट लेंडर. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स. व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स तो आपका बजट लाइन ऐसे शिफ्ट कर जाती है ना, यू मूव टू A1 B1. अब E नॉट इज नो लॉन्गर अफोर्डेबल, आप रिवील प्रेफरेंस लगा ही नहीं सकते. तो आपको ये नहीं पता कि वो नेट लेंडर से नेट लेंडर रहेगा कि वो नेट बोरोअर हो जाएगा. बट हमें ये पता है कि अगर वो नेट लेंडर का नेट लेंडर रहेगा देन ही विल बी वर्स ऑफ, और अगर वो नेट बोरोअर हो जाएगा देन ही कैन बिकम बेटर ऑफ, वर्स ऑफ और इनडिफरेंट. जैसे हम आईसीज प्लॉट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा ना, देन ही इज एट हियर. सो रिमेंबर हमने लास्ट चैप्टर में बनाए थे, यू नो द आईसी कैन बी लाइक दिस व्हेन ही इज इनडिफरेंट, द आईसी कैन बी दिस अप एंड दिस बिलो एंड दैट अप एंड दिस बिलो. सो वो हमारा चीज है. बट सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट यहाँ पे भी सेम रहेगा.
When R falls, then we know that the opportunity cost of C1 has fallen, which is why C1 will rise. By saving the same amount as before, the same term I'm using, by saving the same amount as before, he's now earning less, so C1 will fall. So दोनों के इफेक्ट्स के हिसाब से हमें ये नहीं पता कि C1 राइज करेगा या फॉल करेगा, हमें ये नहीं पता कि C1 राइज करेगा या फॉल करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि अगर वो नेट लेंडर रहता है तो वो वर्स ऑफ होगा, नेट बोरोअर हो जाता है तो वो बेटर ऑफ, वर्स ऑफ या इंडिफरेंट कुछ भी हो सकता है. And similar analysis you can do for net borrower are rising and are falling, right? So this was your basic of intertemporal. हम लोग next video में थोड़े से numericals करेंगे before moving on to things like inflation etc.